Hello students, today we'll start with our first chapter of English, that is On Being Sarah. Now link it what we will study in this chapter. This story is based on the life of a real person in which she tells that what all difficulties little Sarah faced in daily life to school on her own, adjusting to being mainstream and meeting her first friend. तो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक रियल पर्सन यहाँ पर अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसे कितनी सारी डिफिकल्टीज का सामना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना एक छोटी सी सारा को करना पड़ा अपनी डे टू डे लाइफ में। जब वो स्कूल जाती थी अपने आप, तो उस लाइफ में उसे किस तरीके से डिफिकल्टीज उसके सामने आई, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ा और वो कैसे अपने पहले दोस्त से मिली। So let's start with our chapter. Before she had gone to school, Sarah had not been sure there was anyone else like her in the whole world. A woman named Mrs. Brady had come to the house twice a week to give Sarah exercises, and she used to talk about other children she worked with. These children had never seemed real to Sarah. She had never seen any children like herself. No one, perhaps not even her parents, expected her to grow up properly. Surely she would just go on making those noises, saying, ah, when she tried to talk. She would watch the world around her without ever really being a part of it. The question she kept asking inside herself would hardly ever find an answer. तो इससे पहले सारा कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन स्कूल जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनके जैसे और भी बच्चे इस दुनिया में हैं। एक वुमेन थी जिनका नाम था मिसेस ब्रैडी, जो कि हर हफ्ते उनके घर में 2 बार आती थी, ट्वाइस अ वीक, और वहां पर सारा को एक्सरसाइजेस देती थी उसकी हेल्प करने के। इसी के साथ वो उसे और बच्चों के बारे में भी बताती थी जिनके साथ वो काम कर रही हैं, जिनको वो ट्रीट कर रही हैं। ये बच्चे लेकिन कभी भी सारा को ऐसा नहीं लगा कि शायद ये बच्चे इन रियल हैं। उसे लगता था सिर्फ मिसेस ब्रैडी उसके लिए कहानियां बन रही हैं। उसको कभी भी अपने जैसे बच्चे इस दुनिया में देखने को मिले ही नहीं। अपने पास उसने कभी अपने जैसे बच्चे नहीं देखे जिन्हें कोई ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी होती हो। शायद से किसी ने भी नहीं, इवन उसके पेरेंट्स ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारा कभी एक नॉर्मल तरीके से ग्रो कर पाएगी, एक नॉर्मल इंसान की तरह ग्रो कर पाएगी। श्योरली वो जब भी कुछ कहने की कोशिश करती थी तो वो अपने गले से कुछ आवाज तो निकालती थी, जैसे कि आ की आवाज, लेकिन वो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं बोल पाती थी, उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पाते थे। शी ट्राइड टू टॉक बट शी कांट। तो वो अपने आसपास होती हुई चीजों को देखती थी कि कैसे मेरे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं बन पा रही हूँ। उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूमते रहते थे जिसका आंसर उसे कभी मिल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो कभी पूछ नहीं पाती थी। She remembered how it had been when she was younger. There had been so much she wanted to say. Words stumbled around in her brain waiting to be spoken. She had heard these words 1,000 times as her mother said them, her father, her sister. She could not speak a single word to them. Over and over again, she would try to make the sounds to say a word. She would put her head down on the tray of her wheelchair and cry. There was no way, though, that she could ever stop trying to speak. She was driven. उसे अभी भी याद है कि जब वो यंगर थी, जब वो और छोटी थी, तो वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपनी फैमिली से बहुत कुछ बातें करना चाहती थी, कहना चाहती थी। उसके ब्रेन में वो वर्ड्स घूमते भी रहते थे, लेकिन क्या होता था, वो उन वर्ड्स को कह नहीं पाती थी। उसके ब्रेन में वो सारे वर्ड्स अराउंड घूमते रहते थे। उसने वो वर्ड्स कई बार सुने भी हैं, हजारों बार सुने हैं, अपनी मदर के जुबान से, अपने फादर के मुंह से, अपनी सिस्टर के मुंह से, लेकिन फिर भी वो उनसे कोई भी शब्द कह नहीं पाती थी।
ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो ट्राई करती थी, कोशिश करती थी कि वो उन शब्दों को अपनी जबान से निकाल पाए, उन्हें बोल पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था और वो उदास होकर, निराश होकर अपनी व्हील चेयर की ट्रे पे अपना सर रख रोने लगती थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो इसमें सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन वो गिव अप नहीं करने वाली थी, बिकॉज शी वॉज डिटरमिन्ड कि मैं बोल के दिखाऊंगी। एट स्कूल शी हैड लर्न टू टॉक विद सिंबल्स. It was like walking up from a long, dim daydream and discovering the world. The thoughts and feelings had hidden inside herself could come out because, as the teacher said, symbols do what talking does. Now she could ask questions and get answers. और जब सारा स्कूल गई तो उसने सीखा कि कैसे सिंबल या साइंस की मदद से हम बातें कर सकते हैं, हम सामने वाले से बात कर सकते हैं। ये उसके लिए ऐसा था कि एक लंबे से सपने के बाद, एक बुरे सपने के बाद मानो वो जाग गई है और असलियत में आ गई है, जहां वो भी कुछ कर सकती है। अब इन सिंबल्स का यूज करके वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सामने वाले को बता सकती थी, क्योंकि उसके टीचर ने कहा था कि सिंबल्स वही काम करते हैं जो आपका बात करना करता है, यानी कि आप बात करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, सेम वे सिंबल्स के जरिए भी आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस भी पूछ सकती थी और इसी के साथ उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते। Of course, she would never speak an understandable word in with her voice. She knew that. But she was growing up, the way all children do. She was Sarah Bennett and she was going to be somebody in this world. Going to school and learning symbols meant that much to her. ऑफ कोर्स ऐसा था कि वो अभी भी अपनी जबान से क्लियरली कोई भी शब्द नहीं बोल सकती थी कि सामने वाले को वो समझ में आ जाए। वो अपने आप से कोई शब्द नहीं बोल सकती थी, वर्ड्स नहीं बोल सकती थी, और ये चीज उसे पता थी। लेकिन अब वो बड़ी हो रही थी जैसे कि बाकी बच्चे भी होते हैं। वो कौन थी? उसका नाम था सारा बैनेट, और वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ बन के दिखाना चाहती थी। स्कूल जाना, वहां पर सिंबल सीखना, ये सब उसके लिए बहुत मायने रखता था। क्यों? क्योंकि ये सब उसको उसकी पहचान दे रहा था। Sarah's teacher made a symbol board for her to use at school. Sarah chose the symbols herself from a set of printed symbol stamps. These were sticky on the back. Her teacher stuck each one onto an empty square on the board until most of the squares was left empty for future use. तो सारा की टीचर ने सारा के लिए एक बोल्ड बनाया, एक सिंबल बोल्ड बनाया स्कूल में, ताकि वो स्कूल में उस बोर्ड का इस्तेमाल कर सके। सारा अपने लिए साइंस, अपने लिए सिंबल्स खुद सेलेक्ट करती थी एक प्रिंटेड सिंबल स्टैम्प से। जो सिंबल वो सेलेक्ट करती थी, टीचर उसे एक बोर्ड पे, एक स्क्वायर में प्लेस कर देती थी। एम्प्टी स्क्वायर में उस सिंबल को लगा दिया जाता था। ये सिंबल पीछे से स्टिकी होते थे, तो इसीलिए ये आराम से उस पर चिपक जाते थे। और ऐसा तब तक करती थी जब ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर्स बच जाए, ताकि उनमें आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कोई सिंबल ऐड करने हैं तो आप उसमें कर सकते हो। द बोर्ड हैड 300 सिंबल्स। उस बोर्ड पे 300 सिंबल्स थे। They were arranged in groups to make them easier to use. People and things were together, and these were colored yellow. Symbols that meant any kind of action or those for B words were colored green. Those that told what something was like or how you felt were placed together and always colored blue. तो इन 300 सिंबल्स को कुछ ग्रुप्स में अरेंज किया गया ताकि इनको इस्तेमाल करना, इनको यूज करना आसान रहे। इस तरीके से पीपल और थिंग्स को एक ग्रुप में रखा गया और उनको येलो कलर से शो किया गया।
सेम वे एनी काइंड ऑफ एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन या फिर वो वर्ड्स जो बी वर्ब्स में आते हैं उनको ग्रीन कलर के साथ एक ग्रुप में रखा गया। बाकी चीजें जो आपको बताती थी व्हाट समथिंग वाज लाइक, कोई चीज कैसी है और आप किसी चीज के बारे में कैसा फील कर रहे हो, ये सब एक जगह रखा गया और उनको ब्लू कलर में रखा गया। ओके, तो इस तरीके से हम 300 वर्ड्स के 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। The symbols on her new board were small. They had to be to get so many on the board. But Sarah didn't expect to have any trouble learning them. After all, she said to herself, "Again, अब जो उसके बोर्ड पर, उसके नए बोर्ड पर जो सिंबल्स थे वो काफी छोटे थे। ठीक है, क्यों थे छोटे? क्योंकि बोर्ड पर आने वाले सिंबल्स कई सारे थे, उस एक बोर्ड पे कई सारे सिंबल्स लिखने थे, चिपकाने थे, तो इसीलिए वो नए बोर्ड पे जितने भी सिंबल्स थे वो सब छोटे छोटे थे। लेकिन सारा को उन्हें याद करने में, उन्हें समझने में, उन्हें लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? आफ्टर ऑल उसने खुद से कहा था कि मैं देख सकती हूँ, मैं ये कर लूंगी। The letters of the alphabet appeared in a neat row just above the symbol. In the upper left-hand corner, in a circle, it was a big symbol for no. In the upper right corner, yes. Sarah liked that. Sarah's mother had pasted the picture of her family with their names in a row near the top of her board. There were extra spaces for new friends. A narrow strip across the top reads, "My name is Sarah Bennett. I communicate with bliss symbols." Now, अब जो सिंबल्स बनाए थे, जैसे आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स गिवन है, एक लाइन में सिंबल्स हैं, उसके ऊपर एक साफ सी रो में क्या लिखे गए हैं? अल्फाबेट लिखे गए हैं सिंबल्स के ऊपर। इसी के साथ अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में एक बड़ा सा नो लिखा गया है और अपर राइट कॉर्नर में इसी तरीके से एक बड़ा सा यस लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर सिंबल्स भी गिवन है साथ में, जैसे कि नो और यस। ठीक है, सारा को ये अच्छा लगा। सारा की मदर ने ऐसे ही अपनी फैमिली की पिक्चर को पेस्ट करके उनके नाम के साथ उसी बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया और साथ ही कुछ फ्यू एक्स्ट्रा स्पेसेस भी छोड़ दी उसके नए दोस्तों के लिए। एक नैरो स्ट्रिप और लगाई गई जिस पर लिखा था, "माई नेम इज सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विद ब्लिस सिंबल्स।" मेरा नाम सारा बेनेट है और मैं ब्लिस सिंबल्स के थ्रू बात करती हूँ। When Sarah had first brought symbols home from school, her mother had decorated the kitchen walls with them so that they could practice together. Her mother had printed the word for each symbol, just as on Sarah's bliss symbol board. That was so people who had not learned the symbols would know what was being said. तो जब सारा पहली बार अपने सिंबल्स को घर लेके आई अपने स्कूल से, तो उसकी मदर ने पूरे किचन को उसे डेकोरेट करा ताकि वो दोनों साथ में उन्हें प्रैक्टिस कर सके। इसी के साथ उसकी मदर ने हर वर्ड को भी, ईच सिंबल, हर एक सिंबल के साथ उसका मतलब क्या है उस वर्ड को भी पेस्ट करा, ताकि अगर कोई इंसान सारा से कनेक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है और उसे इन सिंबल्स के बारे में नहीं पता, तो वो समझ सके कि क्या कहा जा रहा है। Some of the symbols Sarah's mother had put up were still there. कुछ सिंबल जो सारा की मदर ने वहां लिखे थे वो भी वहां पर है, जैसे कि मदर, मदर का सिंबल भी है। ठीक है, ऐसे ही फादर एंड फादर का सिंबल, सिस्टर एंड इट्स सिंबल, हैप्पी कैसे बताएगी सारा उसका सिंबल, और एंग्री। ठीक है,
तो ऐसे ही अलग अलग सिंबल्स के साथ उन्होंने उनके वर्ड्स भी लिखे कि इसका मतलब क्या है, सारा क्या कहना चाहती है, ताकि लोग उसके साथ कम्युनिकेट आराम से कर पाए। This was a good time to talk. Sarah wanted her mother to tell her over and over again what happened when she was a baby and why she couldn't walk or talk. Even though she already knew the story, talking about it helped her understand. तो अब सारा के लिए एक अच्छा समय था कि वो अपनी मदर से बात कर सके। सारा जानना चाहती थी अपनी मदर से, वो बार बार पूछती थी और सारा जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जब वो छोटी थी, जिसकी वजह से वो ना चल पाती है ना बात कर पाती है। हालांकि उसने ये कहानी अपनी माँ से कई बार सुनी थी, लेकिन जितनी बार वो सुनती उसे अपनी कंडीशन समझने में मदद मिलती कि आखिर वो ऐसी क्यों है, वो खुद को समझ पाती। Her mother had explained that part of Sarah's brain may have been injured, either about the time she was born or before, or her brain had failed to develop as it should have. तो उसकी मदर से एक्सप्लेन करती है कि सारा के ब्रेन का वो हिस्सा या तो इंजर्ड हो गया है, कि इंजर्ड हो गया है इन द सेंस वो डैमेज हो गया है, या तो जिस समय वो पैदा हुई थी या उससे पहले, कि पैदा होने से पहले उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, या फिर उसके ब्रेन जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया जिस तरीके से उसे होना चाहिए था। It was hard for doctors to know just what had happened. Whatever the cause, it meant that Sarah's brain could not and the right signals to most of her muscles and they could not move properly. That included the muscle she would need for talking. डॉक्टर्स भी ये नहीं बता सकते थे कि एग्जैक्टली सारा के साथ क्या हुआ। ये जो दिक्कत थी, ये जो डैमेज थी ब्रेन में, उसके पैदा होने से पहले हुई या पैदा होने के बाद, या उसका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। कोई भी रीजन रहा हो, इसका मतलब ये था कि सारा का जो ब्रेन है वो सिग्नल्स नहीं सेंड कर पा रहा है उसकी मसल्स को। सारा की मसल्स को उसका ब्रेन सिग्नल नहीं सेंड कर पा रहा, जिसकी वजह से वो सही तरीके से मूव नहीं हो पाती हैं। दे कुड नॉट मूव प्रॉपर। इसमें कौन सी मसल इंक्लूडेड थी? वो मसल जो हमारे को बात करने में हेल्प करती है, वहां तक भी ब्रेन सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाती। मैनी पीपल विद सेरेब्रल पैल्सी कैन वॉक प्रिटी वेल, Sarah's mother had told her. Most can talk, though not always clearly. Lucky people, Sarah thought. तो सारा की मदर उसे बताती हैं कि बहुत से लोग जिन्हें सेरेब्रल पैल्सी है, सेरेब्रल पैल्सी एक बीमारी है जहां पर आपका ब्रेन आपकी मसल्स को सिग्नल नहीं सेंड कर पाता और आपको कुछ अपने डे टू डे रूटीन में दिक्कत होती है, यानी कि आप चल नहीं पाते या आप बोल नहीं पाते, इस तरीके से। तो सारा की मदर बताती हैं कि सेरेब्रल पैल्सी जिन लोगों को होती है उनमें से कई लोग काफी सही तरीके से चल पाते हैं, दे कैन वॉक प्रिटी वेल, और ज्यादातर लोग बोल भी पाते हैं। हालांकि उनके शब्द बिल्कुल क्लियर नहीं होते, वो साफ तरीके से नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। सारा सोचती है कि वो शायद लकी लोग हैं। टेल मी अगेन अबाउट व्हेन आई वाज अ बेबी, सारा सेड विद हर सिंबल। तो सारा अपने सिंबल से बात करते हुए अपनी माँ से पूछती है कि आप मुझे फिर से बताओ, जब मैं बच्ची थी तो क्या हुआ? Yes, that doctor who told me you had cerebral palsy, when he found out you couldn't speak, he told me you would never learn much. तो उसकी मदर बताती हैं कि हाँ, जिस डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें सेरेब्रल पैल्सी जैसी दिक्कत है, जब उसे पता चला कि तुम बोल नहीं सकती, तो उसने कहा कि तुम ज्यादा कुछ अपनी लाइफ में नहीं सीख पाओगी। Dumb doctor, Sarah wanted to say, but there was no symbol for that kind of dumb.
She spelled it out with the letters at the top of her board. It came out dumb. Sarah, her mother, went on. When a person can't say anything, it's easy for people, even doctors, to think they aren't very smart. And it's true that some cerebral palsy children aren't bright. Of course, some otherwise normal people aren't very bright either. जब सारा ने सुना कि उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर ने जब डॉक्टर को पता चला कि वो सही से बात नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगी। तो सारा कहना चाहती थी कि कैसे स्टूपिड डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसा कोई सिंबल उसके बोर्ड पर नहीं था। उसने देख के कोई सिंबल बनाया, लेकिन वो डम्ब नहीं, डम था। तो उसकी मदर कहती हैं कि सारा, जब कोई इंसान कुछ कह नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, कुछ कहता नहीं है, तो लोग ये बड़े ही आराम से मान लेते हैं। डॉक्टर्स भी इवन ये मान लेते हैं कि वो इंसान स्मार्ट नहीं है, समझदार नहीं है। और ये सच है कि कुछ लोग जिन्हें सेरेब्रल प्लासी जैसी दिक्कत है, ऐसे बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते, दे आरंट वेरी ब्राइट। ऑफ कोर्स कुछ अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो भी ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं या इतने ब्राइट नहीं होते हैं। एंड मी, सारा पूछती है, और मैं, यू सीम्ड प्रीटी स्मार्ट टू अस, बट वी वरंट श्योर व्हाट यू कुड डू। She wanted you to have every chance in the world, even you couldn't speak. तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम हमारे लिए बहुत स्मार्ट थी, हमारे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं थी कि आखिर तुम क्या कर सकती हो। हम चाहते थे कि तुम्हें दुनिया का हर वो चांस मिले जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, इवन अगर तुम कुछ बोल नहीं पाती तब भी। And look, Mama, Sarah pointed, I can say almost anything I want with symbols. सारा कहती है, और देखो मामा, देखो मम्मा, मैं जो भी कुछ कहना चाहती हूँ, मैं लगभग सब कुछ अपने सिंबल्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। Yes, you had the words in your head all the time. कि मदर कहती हैं कि हाँ, तुम्हारे दिमाग में सारे शब्द हमेशा से ही थे। ये स्टोरी किसने लिखी है? हेल्फमैन ने। इस स्टोरी में हमने एक गर्ल के बारे में पढ़ा, सारा बेनेट, जिसे सेरेब्रल पैल्सी जैसी दिक्कत है और वो कैसे उस दिक्कत को ओवरकम करती है। ओके, नेक्स्ट वी केम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। Stumbled around means tossed around, इधर उधर घूमना। Cerebral palsy, a medical condition in which the limbs and muscles are affected because of damage caused to brain. एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जहां पर आपके लिम्स और आपकी मसल्स अफेक्ट होती हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ डैमेज है, आपके ब्रेन में कोई डैमेज है जिसकी वजह से आपके लिम्स और मसल्स काम नहीं कर पाते हैं। डम, डम का यहाँ पे मतलब है स्टूपिड, बेवकूफ। Next, we have few questions in this chapter. First, mark the correct option. First, Sarah learned that there were other children like her only after. सारा ने देखा कि उसके जैसे और भी बच्चे इस दुनिया में हैं। तो ये कब पता चला? When she went to school. जब वो स्कूल गई तब उसे ये पता चला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिसेस ब्रैडी हेल्प्ड सारा टू। मिसेस ब्रैडी किस तरीके से सारा की मदद करती थी? उसको एक्सरसाइज बताती थी, वो उसके साथ एक्सरसाइज करवाती थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सारा लर्न टू यूज सिंबल्स टू। सारा ने उन सिंबल्स का यूज करना क्यों सीखा? सो दैट शी कुड एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड हर फीलिंग्स, ताकि वो क्या सोच रही है, वो क्या फील कर रही है, ये सब बता सके। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सारा's बोर्ड हैड। सारा के बोर्ड पर क्या था? देयर वर 300 सिंबल्स। ठीक है, 300 सिंबल्स थे उसके बोर्ड पर। ऑप्शन नेक्स्ट,
The symbols on the word were small because जो बोर्ड पर सिंबल्स थे वो छोटे थे. ऐसा क्यों था कि वो छोटे थे? Because there were so many of them. क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिंबल्स थे. 300 सिंबल्स थे और उन 300 सिंबल्स को एक बोर्ड पे फिट करना था, इसीलिए वो सिंबल्स छोटे रखे गए थे. नेक्स्ट, Sarah liked her mother to tell her again and again what had happened when she was a baby because सारा को ये पसंद था जब उसकी मदर उसे बार बार बताती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ बचपन में, जब वो छोटी थी उसके साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों था, उसे वो क्यों पसंद आता था. क्योंकि उसे वो बार बार सुन के अपनी कंडीशन के बारे में पता चलता था और वो खुद को और बेहतर समझ पाती थी. So it helped her understand her situation. Option. Now you have an OMR sheet here. आपको correct options यहाँ पर fill करना. Next question. These sentences reflect Sarah's state of mind. Choose words from the box to show which mood is reflected. There are two extra modes in the box. तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं जो कि सारा के माइंड की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं. इसी के साथ आपको यहाँ पर एक बॉक्स भी गिवन है जिसमें कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो कुछ मूड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मूड्स के बारे में बता रहे हैं. तो आपको बताना है कि कौन सी लाइन, कौन सी सारा की स्टेट ऑफ माइंड कौन से मूड को शो कर रही है. फर्स्ट, वर्ड स्टम्बल्ड अराउंड इन हर ब्रेन. दिमाग में वो शब्द थे वो घूम रहे थे लेकिन वो क्या कर रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी उन्हें. तो यहाँ पर क्या है, शी इज फ्रस्ट्रेटेड. कि उसको वर्ड्स पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही है, वो उन्हें बोल नहीं पा रही है. क्या आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट, इट वॉज लाइक वेकिंग अप फ्रॉम अ लॉन्ग डिम ड्रीम. कि ऐसा था मानो एक लंबे से सपने के बाद वो फाइनली जाग गई है. यहाँ पर क्या है, होपफुलनेस. क्या उसे उम्मीद है कि अच्छा होगा. नेक्स्ट, शी वुड शडर इनसाइड व्हेन शी हर्ड द नॉइसेस. जब उसे आवाजें सुनाई देती थी तो वो अंदर से सहम सी जाती थी या कांप सी जाती थी. ये क्या दिखाता है, हेल्पलेसनेस. ये क्या दिखाता है, हेल्पलेसनेस. नेक्स्ट, शी वॉज गोइंग टू बी समबडी इन द वर्ल्ड. वो अब इस दुनिया में कुछ बनेगी, या अब वो भी इस दुनिया में मायने रखेगी, कुछ होगी. ये क्या दिखाता है, उसकी डिटर्मिनेशन. वो डिटर्मिन्ड है, वो कुछ बन के दिखाएगी. नेक्स्ट, आई कैन से ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई वॉन्ट. मैं लगभग वो सब कह सकती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ. ये क्या दिखाता है, उसकी फ्रीडम. ठीक है, अब वो सब कुछ कह सकती है जो वो कहना चाहती है, वो अब अपनी बीमारी से दबी हुई नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ड्रॉ द सिंबल्स रिलेटेड टू देम. हमने ऊपर चैप्टर में कुछ सिंबल्स पढ़े थे, 5 सिंबल्स हमने देखे थे जो मदर, फादर, सिस्टर, हैप्पी और एंडी को बताता है. तो आपको यहाँ पर वही सिंबल्स को ड्रॉ करना है. ओके. जैसे मदर, मदर किस तरीके से दिखाई गई थी सिंबल के जरिए, ऐसे ही फादर कैसे दिखाए गए थे, सिस्टर,
इसी तरीके से हैप्पी आपने कैसे देखा था सिंबल में? ठीक है? और सेम वे एंग्री। ठीक, तो हमने कुछ सिंबल्स ऊपर चैप्टर में देखे थे जो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो मदर के बारे में बात कर रही है तो ये सिंबल यूज करती है, जब वो फादर कहना चाहती है तब वो ये सिंबल यूज करती है, सिस्टर के लिए, हैप्पी के लिए एंड एंग्री के लिए। ठीक, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.